ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 14। ओलिवर के मिस्टर ब्राउनलो के घर में रहने के कुछ और विवरण और मिस्टर ग्रिमविक द्वारा की गई एक खास भविष्यवाणी जब वह किसी काम से बाहर गया था। ओलिवर जल्दी ही उस बेहोशी से उबर गया जिसमें मिस्टर ब्राउनलो की अचानक की गई आवाज ने उसे डाल दिया था। इसके बाद हुई बातचीत में बूढ़े सज्जन और मिसेज बेडविन दोनों ने उस चित्र का जिक्र करने से परहेज किया। बातचीत का कोई संबंध न तो ओलिवर के इतिहास से था और न ही उसके भविष्य से, बल्कि सिर्फ ऐसे विषयों पर थी जो उसे बिना उत्तेजित किए मनोरंजन कर सकें। वह अभी भी इतना कमजोर था कि नाश्ते के लिए उठ नहीं सकता था, लेकिन अगले दिन जब वह हाउसकीपर के कमरे में आया तो उसका पहला काम दीवार पर लगे चित्र को देखने की आशा में उत्सुकता से नजर डालना था। उसकी उम्मीदें निराश हुईं क्योंकि चित्र हटा दिया गया था। अरे, हाउसकीपर ने ओलिवर की निगाहों की दिशा देखते हुए कहा, वह चला गया है, देख रहे हो? मैं देख रहा हूं, मैडम, ओलिवर ने जवाब दिया। इसे क्यों हटा दिया? इसे उतार दिया गया है, बच्चे, क्योंकि मिस्टर ब्राउनलो ने कहा था कि शायद यह तुम्हें परेशान कर रहा था और तुम्हारी तबीयत ठीक होने से रोक सकता था, बूढ़ी महिला ने जवाब दिया। ओह नहीं मैडम, यह मुझे परेशान नहीं कर रहा था, ओलिवर ने कहा। मुझे तो वह देखना अच्छा लगता था। मुझे वह बहुत प्यारा लगता था। अच्छा अच्छा, बूढ़ी महिला ने अच्छे स्वभाव से कहा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और उसे फिर से टांग दिया जाएगा। यह लो, मैं वादा करती हूं। अब चलो किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। उस समय ओलिवर को उस चित्र के बारे में इतनी ही जानकारी मिल पाई। चूंकि बूढ़ी महिला ने बीमारी के दौरान उसके साथ इतनी दया दिखाई थी, उसने उस समय इस विषय पर और न सोचने की कोशिश की। वह ध्यान से कई कहानियां सुनता रहा जो उसने अपने एक प्यारी और सुंदर बेटी के बारे में बताईं, जो एक अच्छे और सुंदर आदमी से शादी करके गांव में रहती थी, और एक बेटे के बारे में जो वेस्ट इंडीज में एक व्यापारी का क्लर्क था और जो बहुत अच्छा लड़का था और साल में 4 बार घर को इतने अच्छे पत्र लिखता था कि उसकी बात करते हुए बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ जाते थे। जब बूढ़ी महिला ने अपने बच्चों और अपने प्यारे अच्छे पति की खूबियों के बारे में लंबे समय तक बातें की, जो 6 और 20 साल पहले मर चुके थे, तो चाय का समय हो गया। चाय के बाद उसने ओलिवर को क्रिबेज खेल सिखाया, जो उसने जल्दी सीख लिया, और इस खेल में वे बड़े ध्यान और दिलचस्पी के साथ खेलते रहे, जब तक कि बीमार को गर्म शराब और पानी का गिलास और एक सूखी टोस्ट नहीं मिली, और फिर वह आराम से बिस्तर पर चला गया। ओलिवर के ठीक होने के दिन बहुत खुशी के थे। सब कुछ इतना शांत, साफ और व्यवस्थित था। हर कोई इतना दयालु और कोमल था कि जहां वह हमेशा शोर और अशांति में रहा था, यह सब कुछ स्वर्ग जैसा लग रहा था। जैसे ही वह अपने कपड़े ठीक से पहनने के लिए मजबूत हुआ, मिस्टर ब्राउनलो ने उसके लिए एक नया सूट, एक नई टोपी और नए जूते मंगवाए। जब ओलिवर को बताया गया कि वह अपने पुराने कपड़ों का जो चाहे कर सकता है, उसने उन्हें उस नौकरानी को दे दिया जो उसके प्रति बहुत दयालु थी, और उसे कहा कि वह उन्हें यहूदी को बेच दे और पैसे अपने पास रख ले। उसने यह तुरंत किया, और जब ओलिवर बैठक की खिड़की से बाहर देख रहा था और उसने यहूदी को उन्हें अपने बैग में भरते और जाते देखा, तो वह इस विचार से बहुत खुश हुआ कि वे अब सुरक्षित रूप से चले गए हैं और अब कभी भी उसके लिए उन्हें फिर से पहनने का कोई खतरा नहीं था। सच कहें तो वे बहुत फटे पुराने कपड़े थे और ओलिवर के पास पहले कभी नया सूट नहीं था। एक शाम, चित्र वाले मामले के करीब 1 हफ्ते बाद, जब वह मिसेस बेडविन से बातें कर रहा था, मिस्टर ब्राउनलो से संदेश आया कि अगर ओलिवर ट्विस्ट ठीक महसूस कर रहा हो तो वे उसे अपने अध्ययन में बुलाकर उससे थोड़ी देर बात करना चाहते हैं। हे भगवान!
अपने हाथ धो लो और मुझे तुम्हारे बाल अच्छे से संवारने दो, मिसेस बेडविन ने कहा। अगर हमें पता होता कि वह तुम्हें बुलाएंगे तो हम तुम्हारे लिए साफ कॉलर पहनाते और तुम्हें बहुत सुंदर बना देते। ओलिवर ने बूढ़ी महिला के कहने के अनुसार किया, और जब वह इस बात पर दुखी हो रही थी कि समय न होने के कारण उसकी शर्ट के कॉलर की फ्रिल को ठीक से सजाया नहीं जा सका, तब भी वह इतना सुंदर और नाजुक दिख रहा था कि उसने संतुष्टि के साथ सिर से पैर तक उसे देखकर कहा कि चाहे कितना भी समय होता वह उसे और बेहतर नहीं बना पाती। इससे उत्साहित होकर ओलिवर ने अध्ययन के दरवाजे पर दस्तक दी। मिस्टर ब्राउनलो ने अंदर आने को कहा और उसने खुद को एक छोटी सी पीछे के कमरे में पाया जो किताबों से भरा हुआ था और जिसकी खिड़की से छोटे छोटे बगीचे दिख रहे थे। वहां एक मेज खिड़की के सामने रखी थी जहां मिस्टर ब्राउनलो बैठकर पढ़ रहे थे। जब उन्होंने ओलिवर को देखा तो उन्होंने किताब एक ओर रख दी और उसे पास आकर बैठने को कहा। ओलिवर ने ऐसा किया और आश्चर्यचकित हुआ कि इतनी सारी किताबें कौन लोग पढ़ते होंगे जो दुनिया को समझदार बनाने के लिए लिखी गई हैं। यह अब भी कई अनुभवी लोगों के लिए एक रहस्य है। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं न मेरे बच्चे, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा, ओलिवर की जिज्ञासा को देखते हुए, जो किताबों की अलमारियों को देख रहा था जो फर्श से छत तक थीं। बहुत सारी हैं, सर, ओलिवर ने जवाब दिया। मैंने कभी इतनी किताबें नहीं देखीं। अगर तुम अच्छे रहोगे तो तुम इन्हें पढ़ सकते हो, बूढ़े सज्जन ने दयालुता से कहा, और तुम्हें यह किताबों की बाहरी आवरण देखने से ज्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि कुछ मामलों में कुछ किताबों की पीठ और कवर ही सबसे अच्छे हिस्से होते हैं। मुझे लगता है, सर, वो वही भारी किताबें हैं। ओलिवर ने कुछ बड़ी चौड़ी किताबों की ओर इशारा करते हुए कहा, जिनकी बाइंडिंग पर काफी सोने का काम था। हमेशा वो नहीं, बूढ़े सज्जन ने ओलिवर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और मुस्कुराए। कुछ और भी उतनी ही भारी होती हैं, भले ही आकार में छोटी हों। तुम बड़े होकर एक होशियार आदमी बनना पसंद करोगे और किताबें लिखना, है ना? मुझे लगता है कि मुझे उन्हें पढ़ना ज्यादा अच्छा लगेगा, सर, ओलिवर ने जवाब दिया। क्या तुम किताबें लिखने वाले नहीं बनना चाहोगे? बूढ़े सज्जन ने कहा। ओलिवर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि उसे लगता है किताब बेचने वाला बनना ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पर बूढ़े सज्जन जोर से हंसे और कहा कि ओलिवर ने बहुत अच्छा कहा। ओलिवर को भी खुशी हुई, भले ही उसे यह नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या अच्छा कहा था। अच्छा अच्छा, बूढ़े सज्जन ने अपना चेहरा सामान्य करते हुए कहा। चिंता मत करो। जब तक कोई ईमानदार काम सीखने को है या ईंटें बनाने का काम है, हम तुम्हें लेखक नहीं बनाएंगे। धन्यवाद, सर, ओलिवर ने कहा। उसकी ईमानदार प्रतिक्रिया पर बूढ़े सज्जन फिर से हंसे और कुछ दिलचस्प स्वाभाविक प्रवृत्ति के बारे में कहा जिसे ओलिवर समझ नहीं पाया, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मिस्टर ब्राउनलो ने और भी दयालु लेकिन पहले से कहीं ज्यादा गंभीर तरीके से बोलते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं तुमसे बिना किसी झिझक के बात करूंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम मुझे अच्छी तरह समझ सकते हो, जैसे कि बहुत से बड़े लोग भी कर सकते हैं। ओह, कृपया मत कहिए कि आप मुझे कहीं भेजने जा रहे हैं, सर, ओलिवर ने बूढ़े सज्जन के गंभीर स्वर से घबराकर कहा। मुझे फिर से सड़कों पर भटकने के लिए मत छोड़िए। मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं एक नौकर बन जाऊंगा। मुझे उस बुरी जगह पर वापस मत भेजिए जहां से मैं आया था। एक गरीब लड़के पर दया कीजिए, सर। मेरे प्यारे बच्चे, बूढ़े सज्जन ने ओलिवर की भावनाओं से प्रभावित होकर कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम मुझे कोई कारण नहीं देते। मैं कभी भी नहीं दूंगा, सर, ओलिवर ने बीच में ही कहा।
मुझे भी यही उम्मीद है, बूढ़े सज्जन ने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी ऐसा करोगे। मैंने पहले भी उन लोगों में धोखा खाया है जिनकी मैंने मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मुझे तुम पर भरोसा करने का बहुत मन करता है, और मैं तुम्हारे प्रति जितनी दिलचस्पी महसूस करता हूँ उतनी मैं खुद को भी नहीं समझा सकता। जिन लोगों से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया था वे गहरे कब्रों में सो रहे हैं, लेकिन हालांकि मेरे जीवन की खुशी और आनंद वहां दफन हो गए हैं, फिर भी मैंने अपने दिल को एक ताबूत नहीं बनाया है और अपनी सबसे अच्छी भावनाओं को हमेशा के लिए उसमें बंद नहीं किया है। गहरे दुख ने सिर्फ उन्हें मजबूत और शुद्ध किया है। बूढ़े सज्जन ने यह बात जैसे खुद से कही और फिर थोड़ी देर चुप रहे। इस दौरान ओलिवर पूरी तरह से शांत बैठा रहा। अच्छा अच्छा, बूढ़े सज्जन ने अंत में थोड़ा अधिक खुशी के स्वर में कहा, मैं यह सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारा दिल जवान है और जानकर कि मैंने बहुत दर्द और दुख सहा है, तुम शायद ज्यादा ध्यान रखोगे कि मुझे फिर से चोट न पहुंचाए। तुम कहते हो कि तुम अनाथ हो और तुम्हारे पास दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। जिन जिन लोगों से मैंने पूछताछ की है वे इस बात की पुष्टि करते हैं। मुझे तुम्हारी कहानी सुनाओ, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी परवरिश किसने की और तुम उस समाज में कैसे पहुँचे जिसमें मैंने तुम्हें पाया। सच सच बोलो और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम अकेले नहीं रहोगे। ओलिवर के सॉब्स ने कुछ मिनटों के लिए उसकी बात को रोक दिया। जब वह यह बताने ही वाला था कि उसे कैसे फार्म में पाला गया था और मिस्टर बम्बल द्वारा वर्कहाउस ले जाया गया था, तभी एक खास तरह की जल्दी जल्दी खटखट की आवाज सुनाई दी और नौकर ऊपर दौड़ते हुए मिस्टर ग्रिमविक की सूचना दी। क्या वह ऊपर आ रहे हैं? मिस्टर ब्राउनलो ने पूछा। हाँ सर, नौकर ने जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि घर में कोई मफिन है या नहीं, और जब मैंने कहा हाँ तो उन्होंने कहा कि वह चाय के लिए आए हैं। मिस्टर ब्राउनलो मुस्कुराए और ओलिवर की ओर मुड़ते हुए कहा कि मिस्टर ग्रिमविग उनके पुराने दोस्त हैं और उसे उनकी थोड़ी खड़ी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वह अंततः एक अच्छे इंसान हैं, जैसा कि उन्हें अनुभव से पता है। क्या मैं नीचे जाऊं सर? ओलिवर ने पूछा। नहीं, मिस्टर ब्राउनलो ने जवाब दिया, मैं चाहूंगा कि तुम यहीं रहो। इस समय कमरे में एक पुराने सज्जन ने प्रवेश किया जो एक मोटी छड़ी के सहारे चल रहे थे। एक नीली कोट, पट्टेदार वेस्टकोट, नकीन पैंट और गेटर और एक चौड़े सफेद टोपी में थे जिसकी किनारियां हरी थीं। उनकी वेस्टकोट से एक छोटी सी प्लेटेड शर्ट की फ्रिल बाहर निकली हुई थी और एक लंबी स्टील की घड़ी की चेन जिसके अंत में सिर्फ एक चाबी थी, थीली लटक रही थी। उनके सफेद गले के कपड़े के छोर संतरे के आकार के गेंद में मोड़े हुए थे और उनके चेहरे की विविध मुद्राओं का वर्णन करना कठिन था। जब वह बोलते थे तो सिर को एक ओर झुका लेते थे और साथ ही आंखों के कोनों से देखने की आदत थी जिससे देखने वाले को तोता याद आता था। इस स्थिति में उन्होंने प्रवेश किया और एक छोटे से संतरे के छिलके को हाथ में पकड़ते हुए गुस्से और नाखुशी की आवाज में कहा, देखो, क्या तुम इसे देख सकते हो? क्या यह बहुत अजीब और असाधारण नहीं है कि मैं किसी के घर में जाता हूं और सीढ़ियों पर इस गरीब सर्जन के दोस्त का एक टुकड़ा मिल जाता है? एक बार मैं संतरे के छिलके से लंगड़ा गया था और मुझे पता है कि संतरे का छिलका मेरी मौत का कारण बनेगा या मैं अपनी खुद की सिर खाऊंगा सर। यह वह शानदार प्रस्ताव था जिसे मिस्टर ग्रिमविग ने लगभग हर दावे के साथ समर्थन और पुष्टि दी, और यह उनके मामले में और भी अनोखा था क्योंकि अगर तर्क के लिए मान भी लिया जाए कि वैज्ञानिक उन्नति से एक सज्जन अपने सिर को खा सकता है, तो भी मिस्टर ग्रिमविग का सिर इतना बड़ा था कि सबसे आशावान आदमी भी इसे एक बार में पूरा करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। बहुत मोटे पाउडर की परत को छोड़ना। मैं अपना सिर खा जाऊंगा,
सर, मिस्टर ग्रिमविग ने दोहराया, अपनी छड़ी को जमीन पर मारते हुए। अरे, यह क्या है? ओलिवर की ओर देखते हुए और एक दो कदम पीछे हटते हुए कहा। यह युवा ओलिवर ट्विस्ट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। ओलिवर ने झुककर सलाम किया। तुम्हारा मतलब यह है कि यह वही लड़का है जिसे बुखार था? मुझे उम्मीद है, मिस्टर ग्रिमविग ने थोड़ा और पीछे हटते हुए कहा। एक मिनट रुकिए, कुछ मत बोलिए। रुको, मिस्टर ग्रिमविग ने अचानक कहा, बुखार के डर को अपनी खोज में खुशी में बदलते हुए। यह वही लड़का है जिसने संतरा खाया था। अगर यह वही लड़का नहीं है, सर, जिसने संतरा खाया और सीढ़ियों पर यह छिलका फेंका, तो मैं अपना सिर खा जाऊंगा, और उसका भी। नहीं नहीं, उसे एक भी नहीं मिला, मिस्टर ब्राउनलो ने हंसते हुए कहा। आओ, अपना हैट उतारो और मेरे युवा मित्र से बात करो। इस विषय पर मैं पूरी तरह से गंभीर हूं, सर, बुजुर्ग सज्जन ने कहा, अपने दस्ताने उतारते हुए। हमारी गली में हमेशा कुछ न कुछ संतरे के छिलके पड़े रहते हैं, और मुझे पता है कि यह कोने पर खड़े सर्जन के लड़के द्वारा डाला जाता है। एक युवा महिला कल रात एक टुकड़े पर ठोकर खा गई और मेरे बगीचे की रेलिंग से टकरा गई। जैसे ही वह उठी, मैंने उसे उसकी दुष्ट लाल लालटेन की ओर देखा। उसके पास मत जाओ, मैंने खिड़की से चिल्लाया, वह एक हत्यारा है। एक जाल तो वह है। अगर वह नहीं है, यहाँ गुस्साए बुजुर्ग सज्जन ने अपनी छड़ी को जमीन पर जोर से मारा, जिसे उनके दोस्तों द्वारा शब्दों में व्यक्त न किए जाने पर हमेशा की पेशकश के रूप में समझा जाता था। फिर अपनी छड़ी हाथ में रखते हुए उन्होंने बैठ गए और एक डबल आई ग्लास निकालकर, जो एक चौड़ी काले रिबन से बंधा था, ओलिवर को देखा, जिसे देखकर ओलिवर ने रंग बदल लिया और फिर से झुककर नमस्कार किया। यही लड़का है क्या? मिस्टर ग्रिमविग ने अंत में पूछा। यही लड़का है, मिस्टर ब्राउनलो ने जवाब दिया। कैसे हो लड़के? मिस्टर ग्रिमविग ने पूछा। बहुत बेहतर, धन्यवाद सर, ओलिवर ने जवाब दिया। मिस्टर ब्राउनलो ने देखा कि उनके असामान्य मित्र कुछ अप्रिय कहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ओलिवर से कहा कि वह नीचे जाकर मिसेस बेडविन से कहे कि चाय तैयार है, जिसे, चूंकि उन्हें आगंतुक की आदत पसंद नहीं आई, ओलिवर खुशी खुशी चला गया। वह अच्छा दिखने वाला लड़का है न? मिस्टर ब्राउनलो ने पूछा। मुझे नहीं पता, मिस्टर ग्रिमविग ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया। नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं लड़कों में कभी फर्क नहीं देखता। मैं केवल दो तरह के लड़कों को जानता हूं, आटे वाले लड़के और बीफ फेस वाले लड़के। और ओलिवर कौन सा है? आटे वाला। मैं एक दोस्त को जानता हूं जिसका बीफ फेस वाला लड़का है, एक अच्छा लड़का, वे उसे कहते हैं, गोल सिर, लाल गाल और चमकती आंखें। एक भयानक लड़का, जिस शरीर और अंगों की टांकें उसकी नीली कपड़ों से बाहर निकलती दिखती हैं, पायलट की आवाज और भेड़िए की भूख के साथ। मैं उसे जानता हूं। वह कंजूस। अरे, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा, ये ओलिवर ट्विस्ट के लक्षण नहीं हैं, इसलिए तुम्हें उसे गुस्से में नहीं आना चाहिए। नहीं है, मिस्टर ग्रिमविग ने जवाब दिया। उसके पास और भी बुरा हो सकता है। यहाँ मिस्टर ब्राउनलो ने अधीरता से खांसा, जो मिस्टर ग्रिमविग को अत्यधिक खुशी देने वाला प्रतीत हुआ। उसके पास और भी बुरा हो सकता है, मिस्टर ग्रिमविग ने दोहराया। वह कहाँ से आया है? वह कौन है? वह क्या है? उसे बुखार हुआ है। इसमें क्या है? बुखार अच्छे लोगों के लिए ही नहीं होता क्या? बुरे लोगों को भी कभी कभी बुखार होता है, क्या नहीं? मैं एक आदमी को जानता हूं जिसे जमैका में फांसी दी गई थी उसके मालिक की हत्या के लिए। उसे 6 बार बुखार हुआ था, उसे इस कारण दया की सिफारिश नहीं की गई।
वाह, बकवास। अब सच्चाई यह थी कि मिस्टर ग्रिमविग अपने दिल के गहरे हिस्सों में मानते थे कि ओलिवर की उपस्थिति और व्यवहार असामान्य रूप से आकर्षक थे, लेकिन उन्हें विरोध का एक मजबूत मन था, जो इस बार संतरे के छिलके की खोज से और भी बढ़ गया था। और उन्होंने अंदर ही अंदर तय किया कि कोई भी आदमी उन्हें यह न बताए कि लड़का अच्छा दिखता है या नहीं। उन्होंने शुरू से ही अपने मित्र का विरोध करने का निर्णय लिया। जब मिस्टर ब्राउनलो ने स्वीकार किया कि किसी भी जांच के बिंदु पर वह अभी तक संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते, और उन्होंने ओलिवर के पिछले इतिहास की कोई जांच तब तक स्थगित कर दी जब तक वह नहीं मानते कि लड़का उसे सुनने के लिए मजबूत है, मिस्टर ग्रिमविग ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा। और उन्होंने तिरस्कार करते हुए पूछा कि क्या हाउसकीपर रात को प्लेट गिनने की आदत में है, क्योंकि अगर वह किसी धूप वाले सुबह 1 या 2 टेबलस्पून नहीं पाती तो वह संतुष्ट रहेंगे। और इसी तरह यह सब मिस्टर ब्राउनलो ने खुद थोड़े चंचल होने के बावजूद अपने दोस्त की खासियतों को जानने के बाद बहुत अच्छे मूड में सहन किया, क्योंकि मिस्टर ग्रिमविग ने चाय पर मफिन्स की पूरी सराहना की। सब कुछ बहुत आराम से चला, और ओलिवर, जो उस पार्टी का हिस्सा था, ने उस क्रोधित बुजुर्ग सज्जन की उपस्थिति में अब पहले से कहीं ज्यादा आराम महसूस करना शुरू कर दिया। और आप ओलिवर ट्विस्ट की जिंदगी और साहसिक घटनाओं की पूरी, सच्ची और विस्तृत कहानी कब सुनेंगे? खाने के बाद मिस्टर ग्रिमविग ने मिस्टर ब्राउनलो से पूछा, और ओलिवर की ओर देखे बिना। कल सुबह, मिस्टर ब्राउनलो ने जवाब दिया। मैं चाहूंगा कि वह मेरे साथ अकेला हो तब। कल सुबह 10 बजे मेरे पास आना, प्यारे। हाँ सर, ओलिवर ने जवाब दिया। उसने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, क्योंकि मिस्टर ग्रिमविग की तीव्र नजरें उसे असहज कर रही थीं। मैं तुम्हें बताऊं, उस सज्जन ने मिस्टर ब्राउनलो से फुसफुसाते हुए कहा, वह कल सुबह तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैंने उसे झिझकते हुए देखा। वह तुम्हें धोखा दे रहा है, मेरे अच्छे दोस्त। मैं कसम खाता हूं कि वह ऐसा नहीं है, मिस्टर ब्राउनलो ने गर्मजोशी से जवाब दिया। अगर वह ऐसा नहीं है, मिस्टर ग्रिमविग ने कहा, मैं और छड़ी नीचे गिरी। मैं उस लड़के की सच्चाई की गारंटी अपनी जान से करूंगा, मिस्टर ब्राउनलो ने टेबल पर थप्पड़ मारते हुए कहा। और मैं उसकी झूठाई की गारंटी अपने सिर से करूंगा, मिस्टर ग्रिमविग ने भी टेबल पर थप्पड़ मारते हुए जवाब दिया। हम देखेंगे, मिस्टर ब्राउनलो ने अपनी बढ़ती हुई नाराजगी को काबू में करते हुए कहा। हम देखेंगे, मिस्टर ग्रिमविग ने उत्तेजक ढंग से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम देखेंगे। संयोग से इस क्षण में मिसेज बेडविन एक छोटे पैकेट में किताबें लेकर आईं, जो मिस्टर ब्राउनलो ने उस सुबह उसी किताब के ठेलेवाले से खरीदी थीं। किताबें टेबल पर रखकर वह कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गईं। लड़के को रोक दो, मिसेज बेडविन, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा, कुछ वापस ले जाना है। वह जा चुका है, सर, मिसेज बेडविन ने जवाब दिया। उसे पुकारो, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा, यह जरूरी है। वह गरीब आदमी है और उन्हें भुगतान नहीं मिला है। कुछ किताबें भी वापस लेनी हैं। सड़क का दरवाजा खोला गया। ओलिवर एक दिशा में दौड़ा और लड़की दूसरी दिशा में, और मिसेज बेडविन कदम पर खड़ी होकर लड़के के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई लड़का नजर नहीं आया। ओलिवर और लड़की सांस फूलते हुए लौटे और रिपोर्ट दी कि उसका कोई पता नहीं चला। हे भगवान, मुझे इसके लिए बहुत अफसोस है, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। मैं चाहता था कि ये किताबें आज रात ही वापस जाएं। उन्हें भेज दो, ओलिवर के साथ, मिस्टर ग्रिमविग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह सुरक्षित रूप से उन्हें पहुंचा देगा, तुम जानते हो। हाँ, कृपया मुझे उन्हें ले जाने दो, सर, ओलिवर ने कहा। मैं पूरी रास्ता दौड़ूंगा, सर। बुजुर्ग सज्जन बस यह कहने ही वाले थे कि ओलिवर को किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी मिस्टर ग्रिमविग की एक बहुत ही शैतान खांसी ने उन्हें यह तय करवा दिया कि वह जाए,
और अपनी तत्परता से वह यह साबित कर दे कि उनकी संदेह की वजह नाइंसाफी थी, कम से कम इस मामले में तुरंत। तुम जाओगे प्यारे, बुजुर्ग सज्जन ने कहा। किताबें मेरी मेज के पास एक कुर्सी पर हैं। उन्हें लाओ। ओलिवर उपयोगी होने की खुशी में किताबों को अपने हाथ में लेकर बड़े चाव से लाया और संदेश सुनने के लिए टोपी हाथ में पकड़े इंतजार करने लगा। तुम्हें कहना है, मिस्टर ब्राउनलो ने ग्रिमविक की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हें कहना है कि तुम किताबें वापस लाए हो और कि तुम 4 पाउंड 10 शिलिंग चुकाने आए हो। यह एक 5 पाउंड का नोट है, इसलिए तुम्हें मुझे 10 शिलिंग की वापसी लानी होगी। मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा, सर, ओलिवर ने उत्सुकता से कहा। बैंक नोट को अपनी जैकेट की जेब में डालकर और किताबों को सावधानी पूर्वक अपने हाथ में लेकर उसने आदरपूर्वक झुकाया और कमरे से बाहर चला गया। मिसेस बेडविन ने उसे सड़क के दरवाजे तक छोड़ते हुए उसे सबसे निकटतम रास्ते, किताबों वाले का नाम और सड़क का नाम बताया। सभी बातें ओलिवर ने स्पष्ट रूप से समझ लीं। ठंडी न लगने की बहुत सारी सलाह देने के बाद बुजुर्ग महिला ने अंततः उसे जाने की अनुमति दी। उसके प्यारे चेहरे को आशीर्वाद दो, बुजुर्ग महिला ने उसे जाते हुए कहा। मैं उसे अपनी नजरों से बाहर नहीं जाने देना चाहती। इस पल ओलिवर ने खुशी से चारों ओर देखा और कोने पर मुड़ने से पहले इशारा किया। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन स्वीकार किया और दरवाजा बंद कर अपने कमरे में वापस चली गईं। देखो, वह 20 मिनट में लौटेगा, अधिक से अधिक, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा, अपनी घड़ी निकालते हुए और उसे टेबल पर रखते हुए। उस समय तक अंधेरा हो जाएगा। ओह, क्या तुम सच में उम्मीद करते हो कि वह लौटेगा? मिस्टर ग्रिमविग ने पूछा। तुम्हें नहीं लगता? मिस्टर ब्राउनलो ने मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्टर ग्रिमविग के दिल में उस पल विरोध की भावना बहुत मजबूत थी और उसके दोस्त की आत्मविश्वास की मुस्कान ने इसे और मजबूत कर दिया। नहीं, उसने कहा, टेबल पर मुक्का मारते हुए, मैं नहीं मानता। लड़के के पास नए कपड़े हैं, किताबों का एक सेट है और जेब में 5 पाउंड का नोट है। वह अपने पुराने चोर दोस्तों से मिल जाएगा और तुम्हारा मजाक उड़ेगा। अगर कभी वह लड़का इस घर में वापस आया, सर, तो मैं अपना सिर खा जाऊंगा। इन शब्दों के साथ उसने अपनी कुर्सी को टेबल के करीब किया और दोनों दोस्त चुपचाप बैठे रहे। घड़ी उनके बीच में थी। यह ध्यान देने योग्य है कि जबकि मिस्टर ग्रिमविग वास्तव में एक बुरा दिल नहीं थे और अगर वह अपने सम्मानित दोस्त को ठगा हुआ देखने के लिए सच में खेदित होते, फिर भी उस समय वह वास्तव में ईमानदारी से और जोरदार तरीके से उम्मीद कर रहे थे कि ओलिवर ट्विस्ट वापस न आए। अंधेरा इतना बढ़ गया कि घड़ी की सुइयों को देखना मुश्किल हो गया, लेकिन दोनों बुजुर्ग सज्जन चुपचाप बैठे रहे। घड़ी उनके बीच में थी।